अपोलो अनलकी 13 नासा का तीसरा लूनर लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट जिसमें ऑक्सीजन टैंक बीच अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट हो गया था। फिर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद तीनों एस्ट्रोनॉट खुद से ही अपने लैंडर को स्पेसक्राफ्ट से अलग करके धरती की तरफ वापस लौटने की एक आखिरी कोशिश करता है। अब इन 3 एस्ट्रोनॉट्स के लैंडर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन मौजूद था। अब क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पर जिंदा वापस लौट पाए या फिर इन्हें स्पेस में ही अपनी जान गंवानी पड़ी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नासा ने अपोलो 13 के पहले चांद पर जो मिशंस भेजे थे वो अपने अचीवमेंट्स के लिए कम और अपनी ट्रेजेडीज के लिए ज्यादा जाना जाता है। अपोलो 11 मिशन को ही ले लो, जिसमें लूनर लैंडिंग के समय लैंडर का फ्यूल ही खत्म हो गया था, जिसके बाद नील आर्मस्ट्रांग को लैंडिंग करवाने के लिए जैसे तैसे करके एक राइट स्पॉट को चुनना पड़ा था। अपोलो 12 के लॉन्च के वक्त भी रॉकेट पर बिजली गिर गई थी, जिसके बाद उसके सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक झटके में बंद हो गया। इन दोनों ही पास्ट मिशंस की तरह अपोलो 13 भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, बट अपनी सक्सेस के लिए नहीं बल्कि अपने सक्सेसफुल फेलियर के लिए। इस मिशन का मेजर एलिमेंट था इसमें यूज होने वाले स्पेसक्राफ्ट, जिसके 3 हिस्से थे, एक कमांड मॉड्यूल ओडिसी, एक लूनर मॉड्यूल एक्वारिस और एक सर्विस मॉड्यूल। एस्ट्रोनॉट्स की भाषा में कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को ऑर्बिटर कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि तीनों क्रू मेंबर्स चांद के ऑर्बिट में पहुंचने तक ओडिसी कमांड मॉड्यूल में ही रहने वाले थे, जिसको प्रोपल्शन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सांस लेने वाले ऑक्सीजन रॉकेट में लगे सर्विस मॉड्यूल प्रोवाइड करने वाला था। एक बार जैसे ही ऑर्बिटर चांद की ऑर्बिट में सेट हो गया तो फिर आगे का काम लूनर मॉड्यूल एक्वारिस का था, जो सिर्फ 2 दिनों तक 2 लोगों को पावर सप्लाई और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता था। हालांकि ये तीनों ही क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान थे कि यही 2 लोगों की क्षमता रखने वाला छोटा सा एक्वारिस आगे जाकर इनके मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 11 अप्रैल 1970 की दोपहर में केप केनेडी स्पेस स्टेशन से अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च होकर धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हुए चांद की तरफ आगे बढ़ा। कमांड मॉड्यूल में बैठे क्रू मेंबर्स तो ये सोचकर ही काफी खुश हो रहे थे कि करीब 3 दिनों के अंदर ही वो चांद की सरफेस पर लैंड करने वाला है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके कंपार्टमेंट से बस कुछ ही मीटर नीचे सर्विस मॉड्यूल में क्रैक्ड वायर भयंकर तरीके से गर्म होकर ऑक्सीजन टैंक को छू रही थी। मतलब हालत कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई बॉम्ब बस फटने ही वाला हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इमीडिएट या इंस्टेंट लोन की जरूरत है तो ब्रांच आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड्रॉइड एप्लीकेशन या ऑप्शन हो सकता है। ये एक यूएस बेस्ड RBI रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कंपनी है विद नो हैरेसमेंट पॉलिसी, जिसके 4 करोड़ से ज्यादा प्ले स्टोर डाउनलोड्स है 4.4 रेटिंग्स के साथ। यहाँ आपको 500 रुपीज से लेकर 50,000 रुपीज तक का इंस्टेंट लोन आसानी से आपके बैंक अकाउंट में 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। बस जरूरत होगी तो सिर्फ KYC अप्रूवल की। देन विदाउट इनकम प्रूफ एंड क्रेडिट स्कोर ही आपका लोन तुरंत ही मिल जाएगा। ब्रांच आपको 2 से 6 महीने का फ्लेक्सिबल रिपेमेंट का ऑप्शन भी देता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट्स आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करेगा, जो मंथली 2.8 से 3.1% के आसपास यानी सालाना 30 से 36% के जितना होगा। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर से ब्रांच ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर या फेसबुक आईडी से लॉगिन करना है। फिर अपना पैन, आधार और सेल्फी सबमिट करके अपना KYC डिटेल्स कंप्लीट करना होगा। फिर अपना लोन अमाउंट और बैंक अकाउंट डिटेल्स डालते ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके प्ले स्टोर से ब्रांच ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना लोन अमाउंट आज ही बैंक अकाउंट में पाइए। करीब 2 दिनों के सफर के बाद 13 अप्रैल 1970 की शाम जब अपोलो 13 धरती से 22,000 किलोमीटर दूर था, तब उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स एक्वारिस लूनर मॉड्यूल को चांद पर लैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और उनके साथ ही कमांड मॉड्यूल पायलट जैक सर्विस मॉड्यूल में मौजूद फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्सीजन टैंक को क्रायोस्टीर करने की तैयारी कर रहा था। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये क्रायोस्टीर क्या है, तो ये आमतौर पर स्पेस मिशन के दौरान यूज होने वाला एक रूटीन प्रोसीजर होता है, जो टैंक में मौजूद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के प्रेशर को आउटर स्पेस की ठंड में कम होने से बचाता है। अब 13 अप्रैल के दिन जैसे ही जैक ने क्रायोस्टीर को ऑन किया, तब करंट क्रैक्ड वायर से होते हुए ऑक्सीजन डायरेक्टली टैंक में पहुंच गया, जिसके बाद इन टैंक में बहुत ही तेजी से ब्लास्ट हुआ और पहले वाले टैंक में भी छेद हो गया, जिससे ऑक्सीजन लीक होने लगा। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि सर्विस मॉड्यूल के एक तरफ का पैनल कवर ही उड़ गया था। साथ ही ब्लास्ट से मिले मोमेंटम की वजह से स्पेसक्राफ्ट भी अपने तय किए गए रास्ते से हट गया। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही 2 एस्ट्रोनॉट्स जो लैंडर मॉड्यूल का इंस्पेक्शन कर रहे थे, वो सिचुएशन को समझने के लिए तेजी से कमांड मॉड्यूल की तरफ गए, और जैसे ही वो अंदर पहुंचे तब उन्हें इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लो पावर सप्लाई की वार्निंग दिखाई दे रही थी। फिर जब एस्ट्रोनॉट की नजर खिड़की से बाहर गई तो दिखा कि सर्विस मॉड्यूल में ब्लास्ट हो चुका है, जिससे उनका कीमती ऑक्सीजन लीक हो रहा है। जब मिशन कंट्रोल ने ये आवाज सुनी तभी से सुनकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बीच में फंसे अपने एस्ट्रोनॉट को वापस कैसे लाएंगे।
मिशन कंट्रोल की पूरी टीम ये जानती थी कि ये समय सोचने का नहीं बल्कि अर्जेंट सोल्यूशन निकालने का था जिससे एस्ट्रोनॉट को सेव किया जा सके। मिशन में ऑक्सीजन सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन से कंबाइन होकर पानी भी प्रोवाइड करता है। साथ ही इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए 3 फ्यूल सेल्स चार्ज भी होता है। यही कारण था कि ऑनबोर्ड क्रू मेंबर्स ने दुर्घटना होने के तुरंत बाद गाइडिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बंद कर दिया ताकि धरती के एटमॉस्फेयर में उनकी रीएंट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सके। सभी चीजों को बंद करके तीनों क्रू मेंबर्स एक्वारिस लूनर मॉड्यूल में चले गए, लेकिन एक्वारिस में जो ऑक्सीजन और जगह थी वो सिर्फ 2 लोगों को ही 2 दिन के लिए जिंदा रखने के लिए था और वो 2 लोग थे लॉविल और हेइस। हालांकि ये दोनों अपने तीसरे साथी जैक को कमांड मॉड्यूल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ, और इसी वजह से तीनों जरूरी इक्विपमेंट्स के साथ एक्वारिस में शिफ्ट हो गए। खैर यहाँ भी दिक्कत खत्म नहीं हुई क्योंकि ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने तय किए गए रास्ते से भटक गया था और उसे वापस अपने पाथ पर लाना लगभग नामुमकिन था। अब तीनों एस्ट्रोनॉट समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। ऐसे में ग्राउंड कंट्रोल ने डिसाइड किया कि वो एक्वारिस के इस्तेमाल से ही स्पेसक्राफ्ट को धरती के करीब लेकर आएगा। अब एक्वारिस का इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं था और उसमें फ्यूल भी लिमिटेड ही था, जिसके चलते ग्राउंड कंट्रोल ने सोचा कि क्यों न धरती की तरफ शिप को डाइवर्ट करने के लिए चांद की ग्रेविटी की हेल्प ली जाए। उस समय के स्पेसक्राफ्ट में लगे गाइडिंग डिवाइसेस नोकिया के छोटे मोबाइल से भी कम डेटा प्रोसेस कर पाता था, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट को पाथ पर लाने के लिए जो कैलकुलेशंस थी वो कंट्रोल रूम को ही करनी पड़ी। अगर कैलकुलेशंस करने में कंट्रोल रूम देरी कर देता तब स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे चला जाता और ऐसे में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट कैलकुलेशन में लग गए और कुछ ही समय में उन्होंने नीडेड वैल्यूज शिप के क्रू तक पहुंचा दिया, जिन्हें सटीक तौर पर इम्प्लीमेंट करने के बाद स्पेसक्राफ्ट अपने पाथ पर वापस लौट आया। जब स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ बढ़ रहा था तब क्रू ने और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए गाइडिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया। साथ ही ग्राउंड कंट्रोल से मिले इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्रू को अगले 2 दिनों तक पानी का कम कंजम्पशन करने का इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के समय उन्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी। अब 2 लोगों की कैपेसिटी वाले एक्वारिस में 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, जहाँ का तापमान भी बहुत ही कम था। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि इतनी मुश्किलों के बाद भी जैसे तैसे किसी तरह एक्वारिस धरती के एटमॉस्फेयर तक पहुँच गया, मगर दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी इसे धरती के अंदर रीएंट्री भी मारना था, जिसके लिए सबसे पहले तो उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली धरती में एंटर करने के लिए गाइड करना था, क्योंकि गाइडिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था। ये काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसमें एंट्री का एंगल 5.5 से 7.5 डिग्री तक रखना था और अगर एंगल इससे कम हुआ तो धरती का एटमॉस्फेयर एक लिक्विड मीडियम के जैसा बिहेव करता है। अगर एंट्री का एंगल थोड़ा ज्यादा होता तब ऐसे में स्पेसक्राफ्ट हवा में ही जल जाता। यही कारण था कि हर कोई इस एंगल को सही करने की कोशिश कर रहा था, जिसका फल भी उन्हें मिला और वो रीएंट्री करने लग गए। जब सब कुछ सही था तब क्रू वापस से ओडिसी में आ गए और उन्होंने इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ऑन कर दिया, जिसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था सर्विस मॉड्यूल और एक्वारिस से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि दोनों ही एटमॉस्फेयर की हीट को नहीं झेल पा रहे थे। री-एंट्री के समय सारी चीजें अच्छे से हुई और 17 अप्रैल की दोपहर में ओडिसी धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और पैराशूट की मदद से ये पैसिफिक ओशन के समो आइलैंड के साउथ में लैंड हुआ। ये एक ऐसा वक्त था जब सोवियत यूनियन ने भी अपने 4 शिप्स को यूएस के इन एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए भेजा। आखिरकार तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस आ गए, जिसके बाद ये मिशन तो दुनिया भर की चर्चा का विषय बना ही, साथ ही इसके बाद नासा समेत दुनिया की लगभग सभी स्पेस एजेंसीज ने अपने स्पेस प्रोटोकॉल्स को बदल दिया और फिर इसके कुछ साल बाद से दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसीज चांद पर वापस जाने की कोशिश तक नहीं किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।